नाज़रीन, कराची में सूबाई वज़ीर सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। आज दोपहर में जब वो नासिर बाग पहुंचेंगे तो वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में लाहौर के शहरी ना सिर्फ उनका इस्तकबाल करेंगे बल्कि उनके साथ साथ उनके काफिले में शामिल होकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी बड़ी रैली है जो उनके साथ जा रही है और हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हैं जो उनके साथ ट्रेवल कर रही हैं। आप अगर जीटी रोड पर आएँ तो आपको एक मेले का समा नज़र आता है, लेकिन उसमें एक बहुत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत जो रवैया है पंजाब हुकूमत का वो ये है कि वो मुख्तलिफ मकामात पर रोड ब्लॉक करते हैं और हमारे मुख्तलिफ काफिलों को दूसरे रूट पर डाइवर्ट कर देते हैं, हमारे वो कारवां को तोड़ते हैं, भेज देते हैं ताकि वो किसी निकल जाए और घंटों सफ़र करके कि आगे चले जाए, कारवां है जो रैली है वो टूट जाए। और ये तकरीबन रहीमिया खान से ये सिलसिला शुरू हुआ है और लाहौर तक ये सिलसिला जारी है। मैं ये सोचता हूँ, करता हूँ पंजाब हुकूमत से कि ये गैर जमहूरी, गैर कानूनी की जो तर्ज उनका है जो यकीनन इमरान ने रहा है वो ये फौरी तौर पर बंद करें। हम इस बात को यकीनी कराची से चला था, जिस तरह से पुरअमन तरीके से वो पुरअमन अंदाज में इस्लामाबाद पहुँचे और अपना सफ़र ख़त्म करे, लेकिन अगर मुख्तलिफ मकामात पर इस किस्म की साजिशें और कोशिशें हो रही होंगी तो ये किसी भी वक्त जो है वो इस पर कोई इम्कान पैदा हो सकता है और कोई रिएक्शन आ सकता है वर्कर्स की तरफ से, कोई सूरत ऐसी पैदा हो सकती है जिससे हम बचना चाहते हैं। चीचा वतनी में हमारे काफिले की कुछ गाड़ियों पर जो आखिर में आ रही थी उन पर पथराव हुआ है, मुख्तलिफ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं और ये भी मैं समझता हूँ कि जानबूझकर हमारे काफिले में पार्टी के जो कारकुन जो पाकिस्तानी अवाम शामिल है उसको उकसाने की एक साजिश थी ताकि वो रद्दमल का मुजाहरा करें और किसी किस्म का कोई क्लैश हो, कोई झगड़ा हो। तो ये जो रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं इंतहाई काबिल मज़म्मत है। दूसरी तरफ जो एक जोकर मार्च शुरू हुआ था घोटकी से और वो जलील होता हुआ धक्के खाता हुआ आखिर में हैदराबाद पहुंचा है और हैदराबाद में आपने देखा कि स्टेज पर आने वाले जो इनके लीडर थे वो ज़्यादा थे और नीचे जो मजमे की तादाद थी वो बहुत कम थी और हालत तो ये हुई कि इनके किसी लीडर ने वहाँ पर तकरीर करना गवारा नहीं की। और ये बड़ी बात है कि पीटीआई के लीडरों को भी शर्म आ गई कि यार इतने दो चार जो लोग बैठे हैं चंद दर्जन, उनसे हम क्या बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर नहीं की, वहाँ पर असद उमर ने तकरीर नहीं की, वहाँ और जो इनके छोटे मोटे नहीं की, लेकिन एक चवल वजीर है, जाहिर है जिसको मैंने नाम चवल रखा है तो जान के रखा है, जिसको कुछ पॉलिटिकल उसको मेच्योरिटी उसके अंदर है नहीं, उसने कुछ बातें ज़रूर की और जो वहाँ आली शान चंद सौ लोगों का मजमा था उससे उन्होंने खिताब किया। और मुझे उम्मीद है कि जब आज कराची पहुँचेंगे तो यही ज़िल्लत उनका यहाँ इस्तकबाल करेगी और यहाँ पर भी बहुत थोड़ा मजमा होगा जो उनका शायद इस्तकबाल करेगा और उसके बाद ये अपने मंतक के अंजाम को पहुँचेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना सिंध का लोगों का दो बिना पर, एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का उन्होंने वालियाना इस्तकबाल किया कराची से लेकर ओबर तक, और दूसरी तरफ मैं सिंध के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पीटीआई के जोकर मार्च को मुस्तरद किया। जहाँ जहाँ पीटीआई का जोकर उन्होंने उनको वेलकम नहीं किया और बावजूद इसके कि शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान ने ख़ास तौर पे भेजा ताकि वो अपने मुरीदों को लेकर आए और उसके 2-4 हज़ार मुरीद हर जगह उस काफ़िले का हिस्सा बने। लेकिन मैं उनके मुरीदों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कहा कि साईं तुम्हारा दीदार भी कर लेंगे, तुम्हारी दावत भी कर लेंगे, तुम्हें मुर्गी भी खिलाएंगे, तुम्हें बकरा भी खिलाएंगे, तुम्हें नजराना भी दे देंगे, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ चलने वाला काम है ना मार्च में हम नहीं चलेंगे, इसलिए कि तुम लोगों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मुल्क की मईशत का, तुमने इस मुल्क में गरीबों की ज़िंदगी जीरन कर दी है, बेरोज़गारी बढ़ा दी है, महंगाई इंतहा को पहुँचा दी है। और अब अगर हम तुम्हारे साथ लोगों को कहा कि साथ चलो तो लोग तुम्हें तो पता नहीं क्या करेंगे लेकिन हमें जूते मारेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सूबा सिंध के लोगों का, शाह महमूद कुरैशी के उन बादशाह और मुरीदों का जिन्होंने उसकी ये जो एक साजिश थी कि अपने मुरीदों को हर जगह वो इस्तेमाल करता है, मुरीदों को वो बेचता है, मुरीदों के बलबूते पर जो अपनी सियासत चमकाना चाहता है, उन मुरीदों ने भी इसको बिलाखिर मुस्तरद कर दिया और इसको आगे का रास्ता दिखा दिया। और मुझे उम्मीद है कि कराची में तो खैर उसके मुरीद बिल्कुल भी नहीं है और मेरे पास एक इत्तला है कि उन्होंने एमक्यूएम से जो है वो रेंट क्राउड जो है वो किया हुआ है कुछ मुआहदा कि भाई कोई माल पानी तुम्हें भी दे देंगे, तुम कोई 5-6 हज़ार आदमी अपने जो है
वो उस मजमे के अंदर भेज दो। और मुझे उम्मीद है कि MQM ने माल तो पकड़ा होगा, लेकिन जो इनके कारकुन हैं वो MQM के जलसों में नहीं जाते अब, तो वो PTI के जलसों में इनके कहने पे कैसे जाएंगे। आपको याद है कि पहले भी जो PTI के प्रोग्राम्स हुए थे उसमें कई लोग जो हैं वो MQM के बुलाए गए थे, और आज भी कोशिश की गई है कि MQM से एमरजेंसी में ये मदद तलब की जाए और कुछ खर्चा वर्चा करके MQM के लोगों को जो है उसमें शामिल कराया जाए, जो उनका आखिरी जो तदफीन होनी है जो कर मार्च की आज कराची में उसकी, उसमें कोई सवाल हो तो मैं एक सिर्फ चीज़ रिकॉर्ड के लिए बता दूं, कल से हमारे वर्कर कराची के ट्रेन में टिकट के लिए धक्के खा रहे हैं। आज की तारीख में एक टिकट पिंडी का अवेलेबल नहीं है। हजारों वर्कर जो पहले नहीं जा सके थे अब वो जलसे में जाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन कल मैं सारा दिन रेलवे में भागा हूं, मुझे एक सिंगल टिकट आज का नहीं मिल सका है। ये वर्करों का जोश है रैली को देखकर। जी, पेशावर में इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कराची में या दीगर शहरों में भी प्लान बना रही है, शाबान का महीना चल रहा है, फिर रमजान करीब है, तो आप लोगों का क्या सिक्योरिटी प्लान होगा देखते हुए चीज़ों को? देखिए, ये जो पेशावर का वाक़या हुआ है ना, आपकी में पाकिस्तान बदकिस्मती से इस किस्म की दहशतगर्दी का कई बरसों तक शिकार रहा है, और ये जो दहशतगर्द तंजीमें इस किस्म के वाक़यात में मुलविस होती हैं वो लोकलाइज्ड नहीं हैं, वो मुल्की सतह पर भी काम करती हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर भी काम करती हैं। तो इन तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए सिर्फ सूबाई हुकूमत या जो सूबाई का हमारा महकमा पुलिस है उसकी ताकत इतनी नहीं होती कि वो तन तना इन दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके। माजी में भी अगर कार्रवाई हुई है तो उसमें पाक फ़ौज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, रेंजर्स का बड़ा रोल रहा है, पुलिस का रोल रहा है, और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है खास तौर पे उनका एक अहम किरदार रहा है। तो इन तंजीमों के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो बड़ी कोऑर्डिनेटेड होगी और तमाम सूबाई और वफाकी इदारों के मुस्तकिल राब्तों और ताउन के ज़रिए ही मुमकिन है। तो सिंध हुकूमत ने माजी में भी अपनी कोशिशें जारी रखी हैं। हम इस वक्त भी समझ हैं कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के इस वाक़यात को रोकने के लिए वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करें, और वो काम पहले भी होता रहा है, उसमें कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी रही है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसे वाक़यात ना हो। कल एक वफाकी वज़ीर ने बयान दिया है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आ रही है उसमें अपोजिशन ने हमारे 10 मेंबर जो है वो तोड़े, लेकिन हमने इनके 15 तोड़ दिए, तो ये इनकी जो है वो कामयाब नहीं हुई। क्या वाकई इससे अब मेंबरान तोड़े जा रहे हैं? देखें, ये बात वैसे ही है जिस तरह PTI के चवल लोग कहते हैं कि 2023 में पीपल्स पार्टी सिंध से साफ हो जाएगी। ये तो लतीफ़ा है, इसमें किसी को यकीन आता है? वो पार्टी वो उस जमात को कह रही है कि हम साफ कर देंगे, मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। तो अगर ये जो 2-4 PTI के बेचारे मायूस वजीर हैं, जब वो ये कहते हैं कि अगर हमारे 10 तोड़े तो हम उनके 15 तोड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि उनको अपने 10 के टूटने का तो यकीन है ना। अगर वो ये बात नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है जो 2-4 और रह जाएंगे वो भी निकल जाएंगे। लेकिन ये बात बताएगा आपको नो कॉन्फिडेंस का मोशन आता है या जो भी फैसला अपोजिशन बड़े हैं और अपोजिशन का मेंबर उस तरफ जाने के इम्कान इसलिए कि इमरान खान डूबती कश्ती का सवार है और कोई आदमी भी उस कश्ती पर नहीं होगा जिसका हर आदमी को यकीन हो ये तो ज़मीन पोस होने जा रही है, ये तो बिल्कुल तबाह डूब रही है। तो अगर तो अपोजिशन की तरफ लोग आते हैं तो उसके इम्कानात इसलिए हैं कि उन्हें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो PTI के नहीं हैं बल्कि अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके दिन हैं। पार्टी के पास आने के तो कोई जस्टिफिकेशन है, उधर जाने वाला कोई पागल ही हो सकता है, समझदार आदमी कोई नहीं जाएगा। पेशावर में ब्लास्ट हो गया, उसके बाद आसपा भुट्टो जरदारी को ड्रोन का लग जाना, माजी में जो तारीख रही है या पंजाब से जो पाकिस्तान क़यादत की लाशें आई हैं, तो एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी की अपनी सिक्योरिटी कहाँ थी, दूसरा आपको सिक्योरिटी थ्रेट है बिलावल के हवाले से, आसपा के हवाले से, या आपका अपना कोई प्लान है या इदारों की तरफ से कुछ को ये कहा गया यकीन दहानी कराई गई है कि आपको जो सिक्योरिटी है वो काफी है? देखिए, सिक्योरिटी तो बिलावल साहब की अपनी होती है कि पार्टी की जानिब से जो हमारा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का वो मौजूद है, लेकिन कुछ हमारे इश्यूज़ होते हैं, आप लोगों को भी तकलीफ़ होती है अक्सर जब उनकी सिक्योरिटी
कुछ थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी के सिस्टम को सख्त करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे कारकुनों को भी तकलीफ होती है, वो भी नाराज़गी का इजहार करते हैं। लेकिन जो वाक़या आसिफा बीबी के साथ हुआ है, समझता हूँ कि मीडिया के दोस्तों को भी थोड़ा इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। जब हम मना करते हैं कि आप ड्रोन इस्तेमाल ना करें तो आप लोग खुद नाराज़ होते हैं और उसका बुरा मनाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आई, जो मैं जितना समझता हूँ मीडिया को, ड्रोन जो है वो ऊपर से कवर करने के लिए होता है, कवरेज के लिए होता है कि आप ऊपर से बता सकें कि जी कितना है, गाड़ियाँ कितनी हैं, क्या सूरत हाल है। ये जो मुंह पे आके ड्रोन की कवरेज थी, मेरी समझ से तो बाहर है कि ये क्या कवर करना चाह रहे थे। कि अगर आपने चेहरे की कवरेज देनी है तो आपके कैमरे मौजूद हैं, हमारे कैमरे मौजूद हैं, आपको फीड दे रहे होते हैं, मिल रही होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जानबूझ के हुआ है, फ़िलहाल यकीनन इसकी तहकीकात होगी, लेकिन ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा था और बहुत ही ख़तरनाक बात थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आसिफा बीबी ने चंद लम्हे पहले ये महसूस कर लिया कि वो ड्रोन उनकी तरफ आ रहा है, तो उन्होंने अपनी थोड़ा सा अपने आप को बेंड किया, तो वो बच गई, उनका चेहरा बच गया और साइड पे उनको ज़ख्म आया। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो सीधा उनके चेहरे पे आता तो शायद उसके नुकसान ज़्यादा हो सकते थे। एक और भी चीज़ हमारे जहन में आई है कि एक रात पहले ये साहब जो ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने कुछ लोगों को अपनी मीडिया टीम का हिस्सा बताकर जो है वो किसी होटल में ठहराया और वो हमारी मालूमात के मुताबिक उनकी मीडिया टीम का हिस्सा नहीं थे। और फिर उसको कंफर्म किया उनके रिपोर्टर ने कि हाँ ये हमारी टीम का हिस्सा हैं, इनकी अकोमोडेशन और सारा बंदोबस्त किया जाए। मैं नहीं कहता कि वो लोग कौन थे, लेकिन ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है कि अगर कोई जमात फैसिलिटेट करना चाहती है मीडिया को और उनके साथ ज़ाहिर है कि हमारा एक राब्ता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपका ख्याल करें, लेकिन उसकी आड़ में अपने दोस्तों को या अपने जानने वालों को या कोई और जो मशकूक करेक्टर्स हैं उनको अपनी टीम का हिस्सा बताकर उस मीडिया के अंदर शामिल करवाया जाए और उनके साथ उनको ठहराया जाए। उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम इसकी भी तहकीक करेंगे कि वो लोग कौन थे और क्यों उस रिपोर्टर ने और क्यों इस ड्रोन के ऑपरेटर ने अपनी मीडिया टीम का हिस्सा बताकर उनको जो है हमारा अपना पूरे सिस्टम के अंदर शामिल करवाया था। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हम देख रहे हैं और देखेंगे अब इस पर मज़ीद आगे क्या कार्रवाई करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि दहशतगर्द अनासर हैं वो थोड़ा सा एक्टिव भी हो गए और अभी सूरत हाल जो है वो उनकी खतरनाक दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 लॉन्ग मार्च चल रहा है, एक दिन में भी है, दूसरा पंजाब में भी है। तो बताना पड़ता कि ऐसा वाक़या हो गया तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इतना बड़ा क्राउड मजमा और शायद ये जो दहशतगर्द अनासर है वो पूरी चीज़ पर ज़्यादा कंसनट्रेट करते हैं, पूरी मजमा और ये सारी चीज़ें ज़्यादा तवज्जो का मतलब होता है। देखिए, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो गवर्नमेंट की है कि उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा थे। जब हम आए थे हुकूमत में, हमें तो दहशतगर्दी विरसे में मिली थी, हमने बड़े बड़े ऑपरेशंस भी किए, उस दौरान भी बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई। वो हमारी हुकूमत की उस वक्त की जिम्मेदारी थी कि हम उनको प्रोटेक्शन दें। आज अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हुकूमत की है। ये बड़ा नामुनासिब एक तर्ज अमल होगा कि किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी जो एक एक्टिविटी है उसको इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़े को जवाज़ बनाकर उसको जो है सबोताज करने की कोशिश की जाए। हम तो मुतालबा कर रहे हैं कि आप पेशावर के दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस लोगों को सामने लाएं और उस तंजीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई नहीं होती और हुकूमत उस वाक़े को बुनियाद बनाकर जो है वो कुछ और मुतालबे करती है तो मैं समझता हूँ कि फिर हम भी कुछ और सोचने पर कहीं शायद मजबूर होंगे। माजी में भी इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च हुए, धरने हुए हैं, एक लॉन्ग मार्च आपकी जानिब से भी निकाला गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो माजी में जो एहतजाज हुए वो उनसे कामयाब नहीं हुए? हमने देखा तो आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आपको लगता है कि आपका लॉन्ग मार्च जब आप इस्लामाबाद पहुँचेंगे अपने अहदाफ जो है वो आप हासिल कर लेंगे? दूसरा ये कि अगर आप मौजूदा जो वज़ीर आज़म है, अगर आप इस मार्च में अगर आप उनको हटाने में कामयाब नहीं होते और ये चले आते मामला अगले माह में, तो आपको लगता है कि आपके मतालिब जो है वो कामयाब रहेंगे? देखिए, इस वक्त वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ 2 तरह की तहरीकें हैं। एक वो अवामी तहरीक है जो
कराची से शुरू हुई है, अवामी मार्च है जो कराची से शुरू हुआ है, इस्लामाबाद जा रहे हैं। दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर एक लड़ाई शुरू हो रही है सर, और मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने इस मुल्क के लोगों का जो हशर किया है वो हमारे अवामी मार्च की कामयाबी का सबब है। इस वक्त इस मुल्क में महंगाई इंतहा को है, बेरोज़गारी इंतहा को है, डीजल, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें इंतहा को हैं, गैस की किल्लत है, खाद की किल्लत है, फसलें आपकी तबाह हो रही है काश्तकारों की, चीनी के क्राइसिस आए, गंदम के क्राइसिस आए, एलपीजी के क्राइसिस आए, और इम्कान ये है कि आगे चल के शायद फिर आपके गंदम के क्राइसिस जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया जो गरीब लोग हम और आप इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो जाहिर है कि अवाम अपने गुस्से का इजहार अगर आप उनको पॉलिटिकल वे नहीं निकाल के देंगे, उनको रास्ता नहीं देंगे, तो किसी और तरह से निकालते हैं। तो हमने आवाम को एक रास्ता दिया है, और बड़ी तादाद में अवामी मार्च में लोगों की शिरकत इस बात को साबित करती है कि मुल्क के लोग इमरान नियाज़ी की हुकूमत से बेजार हैं। जहाँ तक आपने बात की कि क्या फ़र्क है क्या नहीं है, पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म का मार्च कभी नहीं हुआ जो कराची से शुरू हुआ हो और 2000 किलोमीटर का सफ़र करके 10 दिन के बाद वो इस्लामाबाद पहुँचे। ये पहली मरतबा हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक जोकर मार्च भी शुरू हुआ ना, वफाकी वज़ीर भी थे, सरकारी पैसे भी थे, मुरीद भी थे, सारे जोर लगाए गए। उसके बाद भी वो चंद सौ से ज़्यादा लोग कहीं पे इकट्ठे नहीं कर सके। लोग उनसे बेदार है, नहीं जाना चाहते हैं। और उसके मद्दे मुकाबला आप देखें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मार्च है, उसमें लोगों की शिरकत जो है वो बेपनाह है, कराची से लेके लाहौर तक जहाँ तक वो पहुँचे हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है। और इस्लामाबाद तक हम जाएंगे तो इसके असरात ज़रूर आएंगे। आप देखें, अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कराची से निकल के हैदराबाद पहुँचता है तो इमरान खान जो एक दिन पहले 24 घंटे पहले 6 रुपये फी यूनिट बिजली महंगी करता है, और अगली रात जो मार्च के बाद एक अवामी मार्च का जो पहला दिन है उसके बाद उसको पता चलता है कि बिजली महंगी है, तो 5 रुपये फी यूनिट वो बिजली कम करने का ऐलान करता है। 15 दिन पहले वो 12 रुपये फी लीटर पेट्रोल महंगा करता है, और उसके बाद उसको 15 दिन के बाद ख्याल आता है कि महंगाई बहुत हो गई है, और वो 10 रुपये जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करता है। ये अवामी मार्च के असरात हैं। ये जो पीका का इन्होंने कानून बनाया है जो आपके खिलाफ है, मेरे खिलाफ है, इस मुल्क के जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ है, उस पर जितना कुछ इनको सहना पड़ा है और वो पीछे हट रहे हैं, ये भी समाज की मैं समझता हूँ कामयाबी है। देखें, अगर तो अवामी मार्च जो है हमने उसमें यही कहा, अवामी मार्च हमने बिल्कुल नहीं कहा कि हम जाके टीवी स्टेशन पे हमला करेंगे, हम वज़ीर आज़म हाउस पे हमला करेंगे, हम वज़ीर आज़म को खींच के निकालेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेंगे, हम पुलिस वालों को लटकाएंगे, हम उनको जूते मारेंगे, उनको लठियाँ मारेंगे, हम यहाँ पर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, हम बिजली के बिल अदानी करेंगे, हम उनको आग लगाएंगे, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये कहें कि ये पैसे जो हुंडी के ज़रिए भेजो, बैंकों के ज़रिए ना भेजो। हम ये कुछ नहीं करने जा रहे। जो सब इमरान खान ने किया था हम वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जाएंगे, अपना एहतजाज करेंगे, और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद बिलावल साहब ने जो कहा कि ये लड़ाई हम पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, और पार्लियामेंट में जाने के बाद आईनी तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को असम्बलियों से निकालेंगे, हुकूमत से निकालेंगे, और एक जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव अवामी हुकूमत जो है वो कायम करेंगे, और उसके बाद इलेक्शन होंगे। ये बताइएगा कि ज़्यादा मुश्किल कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो आपको लग रहा है कि उन्होंने घबराहट में आपने मार्च शुरू किया तो उन्होंने सिंध से आपकी तरफ मार्च शुरू कर दिया कराची के लिए, तो आज वो जलसा करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि घबराहट में कुछ ऐसे फैसले करने जा रहे हैं जब तंग हो गए वाकई के उन पर दबाव है जब चले जाना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, आपने एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। घबराहट से बड़ा लफ्ज़ होता है बौखलाहट। आपने खुद कहा कि बौखलाहट का शिकार है, तो मामला घबराहट से चढ़ गया है, अब वो बौखलाहट का शिकार है। और बौखलाहट जब किसी पे तारीफ हो जाए तो फिर वो आधा पागल होता है, और फिर अगर बौखलाहट बहुत बढ़ जाए तो फिर वो पूरा पागल हो जाता है। तो लग ये रहा है कि बौखलाहट भी इंतहा पे है, और बौखलाहट से पार करके वो किसी और मरहले में दाखिल वाले हैं। इमरान खान की जो कौम से तकरीर थी इसमें वो दुहाइयाँ दे रहा था कि वज़ीर आज़म को अदालत से इंसाफ नहीं मिलता, रो रो के वो कह रहा था कि मेरी एहलिया का नाम जो है वो लिया जाता है। देखिए, इस मुल्क में जितनी सियासी मुखालफिन की तज़लील PTI ने की है इतनी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। आज उनको सिर्फ इस बात पे एतराज़ है
کہ میڈیا کے لوگ کہتے ہیں میری اہلیہ ناراض ہو کے چلی گئی ہے. اور بھائی اگر کوئی کہہ رہا ناراض ہو کے چلی گئی تو کہہ رہے کہ نہیں ناراض ہو کے چلی گئی, بات ہی ختم ہو جائے گی. مطلب اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ اصل جو مسئلہ تھا جو پیکا کے قانون کو لے کر آیا, دیکھیں عمران خان نے پوری تقریر میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اصل جو مسئلہ ہے وہ محسن بیگ جس کا شکار ہے وہ ہے. اصل مسئلہ ریحام خان کی کتاب کا تذکرہ ہے. اصل مسئلہ مراد سعید کی جو عمران خان کے بقول بے عزتی ہو رہی ہے نا وہ ہے. وہ انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. نہیں ہونی چاہیے. غلط دیکھیں کردار کشی کسی کی نہیں ہونی چاہیے, کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. نہ پی ٹی آئی کے کسی شخص کی ہونی چاہیے, نہ اپوزیشن کے کسی شخص کی ہونی چاہیے, اور فیملی تک بات بالکل نہیں جانی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ بھئی جس گندی روایات کا آغاز آپ نے کیا ہے, اللہ کا شکر ہے ہم اس تک آج بھی نہیں پہنچے ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن اگر کچھ لوگ سچ بول رہے ہیں, اور بھائی تمہاری سابق اہلیہ اگر کوئی بات کہہ رہی ہے تو میں اس سے زیادہ تو نہیں جانتا معاملات کو نا. اگر اس نے کچھ کہا ہے تو آپ اس کی کتاب کے خلاف کورٹ میں چلے جاتے, اس کو جھٹلا دیتے. مراد سعید کہہ دیتا بھائی میرے خلاف جو اس نے بات کی ہے وہ جھوٹی بات کی ہے, میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں, میں نے اس طرح کی کوئی محنت مشقت نہیں کی جس کے متعلق جو لوگ کہتے رہتے ہیں میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں. انہوں نے نہیں کیا. تو عمران خان صرف مراد سعید کی عزت کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کے لوگوں کی جو ہے وہ زبان بند کرنا چاہتا ہے. یہ بالکل نامناسب بات ہے اور یہ گھبراہٹ ہے, یہ پریشانی ہے جو ان کے اوپر طاری ہے. ہو گیا نا 9 تاریخ کو عمران خان صاحب آ رہے ہیں کراچی. اچھا, ان کے دفتر بھی جائیں گے بہادرآباد, اور جی ڈی اے سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی کی ترقی کے لیے آ رہے ہیں, کوئی فنڈ دینے آ رہے ہیں؟ یار دیکھو میرے بھائی نے اچھا لفظ مجھے دے دیا ہے. یہ جب تک گھبراہٹ میں تھے تب تک بھی کسی کے پاس نہیں گئے. اب یہ بوکھلاہٹ میں ہے تو یہ جا رہے ہیں سب کے پاس. عمران خان نئی ملک کے جنازے میں نہیں آیا. عمران خان نے نئی ملک کو جس حالت میں وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کے کراچی بھجوایا, ذرا پوچھیے ان کے اپنے لوگوں سے آپ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. یہ انتہائی بھیس آدمی ہے. یہ اپنے ان لوگوں کو بھی نہیں بخشتا جو اس کے محسن ہوتے ہیں. نئی ملک سے ہمارے لاکھ اختلاف ہوں لیکن اس بات کو تو سب مانتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا عمران خان کا وفادار تھا. وہ آدمی جب انتقال کر گیا تو اس کے جنازے میں آنا تو دور کی بات, کراچی میں اس کے گھر پر آ کر تعزیت بھی نہیں کی. کچھ دنوں کے بعد اس کی فیملی کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا اور وہاں بیٹھ کر تعزیت کی. چودھری شجاعت کی جب عیادت کرنے اپوزیشن کے لوگ گئے, آصف زرداری صاحب گئے, فضل الرحمان صاحب گئے, شہباز شریف صاحب گئے, تو عمران خان نے اپنے اسی رونے دھونے والے جو خطاب میں کہا کہ اپوزیشن کو چودھری شجاعت کی صحت کا خیال آ گیا, بیماری کا خیال آ گیا, اگلے دن خود پہنچ گیا. وہ آدمی جو نئی ملک کے جنازے میں نہیں آتا, اپنے کسی آدمی سے بات نہیں کرتا, پوچھتا نہیں ہے, وہ اگر چودھری شجاعت کی 40 منٹ تک عیادت کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ مختار گل ود گئی ہے. پھر اس کے بعد وہ جو ہے جہانگیر ترین صاحب کو بھی فون کر کے طبیعت پوچھ رہا ہے. جہانگیر ترین آپ کو پتا ہے پہلے بھی بیمار تھا. جب جہانگیر ترین بیمار تھا تو عمران خان اس کو گرفتار کروا رہا تھا, اور اگر اب جہانگیر ترین کو فون کر کے طبیعت پوچھ رہا ہے تو سمجھ جاؤ مختار گل ود گئی ہے. اب اگر وہ کراچی آ کر ایم کیو ایم کے پاس جانا چاہتا ہے اور جی ڈی اے کے پاس جانا چاہتا ہے اور تو بھائی جان سمجھ لو گل ود گئی ہے. بڑی مہربانی.